बच्चों, आज हम आपके बीच प्रबंध विचारधारा का विकास इसके बारे में हम लोग 2-3 सिद्धांत पढ़ेंगे। 2-3 विचारधारा के रूप में, जैसे चिर प्रतिष्ठित संस्थापक विचारधारा, नव चिर प्रतिष्ठित नव संस्थापक विचारधारा तथा संयोगिक आकस्मिकता का दृष्टिकोण। बच्चों, थियो हैमन ने अपने शब्दों में कहा है कि मानवीय प्रयासों का समन्वय उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। गेगर ने कहा है बच्चों कि प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यकीय तौर पर मानव के विकास की कहानी है। और बच्चों, प्रोफेसर इस्माइल टेलजर ने ठीक ही कहा है कि प्रबंध एक पुराना व्यवहार किंतु ज्ञान की नई विधा है। अगर हम बच्चों प्रबंध विचारधारा के विकास को स्टेप वाइज स्टेप देखें तो इसमें कुल मुख्य रूप से 4 चरण आते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन अथवा प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा, दूसरा है बच्चों चिर प्रतिष्ठित अथवा संस्थापक विचारधारा, तीसरा है नव चिर प्रतिष्ठित अथवा नव संस्थापक विचारधारा, और चौथा जो है, जो कि इस समय चल रहा है, आधुनिक विचारधारा अथवा दृष्टिकोण। अब इसमें बच्चों 2 पढ़ना है हम लोगों को, एक तो प्रणाली विचारधारा और दूसरा संयोगिक अथवा आकस्मिकता विचारधारा। अब बच्चों, अगर हम प्राचीन अथवा प्रारंभिक प्रबंध विचारधारा को देखें तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन वेदों को की बात करेंगे कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ जो है वेदों को माना जाता है। वेदों में वर्णित तत्कालिक कृषि व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यवस्था, पशुपालन आदि के संकेत मिलते हैं बच्चों, और समाज के कार्यों के संपादन में सभाओं एवं समितियों के उपयोग के भी संकेत मिलते हैं। रामायण और महाभारत काल को अगर देखें बच्चों तो रामायण में व्यापारिक जो संघ थे उनका उल्लेख मिलता है। इस संपूर्ण ग्रंथ में तत्कालिक समाज के कार्यकलापों, यातायात, संचार, युद्ध विज्ञान, अस्त्र शस्त्र, चिकित्सा आदि के दृष्टांत मिलते हैं। इनसे यह महज अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालिक समाज एवं लोगों को प्रबंधकीय ज्ञान था। बच्चों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत में पहला ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें अर्थशास्त्र एवं राजनीति पर चर्चा की गई थी। इसकी रचना मगध, बिहार के महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य कौटिल्य ने की थी। इस ग्रंथ की रचना 4वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में की गई मानी जाती है। कौटिल्य ने इस ग्रंथ में सरकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी पहलुओं पर चर्चा की है। इसमें शासकों, विभागाध्यक्षों के कर्तव्य के साथ साथ मंत्रालयों तथा परिषदों की कार्यप्रणाली, युद्ध तथा शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कर प्रणाली, व्यापार, जनगणना आदि कार्यों के संचालन के संबंध में अनेक प्रमाणिक तथ्य मिलते हैं। अब बच्चों, हम दूसरा देखेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट और सिस्टम और अप्रोच, चिर प्रतिष्ठित अथवा संस्थापक प्रबंध विचारधारा। बच्चों, इसमें कुल 2 प्रमुख विचारधाराएं, नौकरशाही प्रणाली और वैज्ञानिक प्रबंध। बच्चों, अगर हम नौकरशाही प्रणाली या दृष्टिकोण को देखें तो नौकरशाही प्रणाली प्रायः सरकारी संस्थाओं में पाया जाता है, और मैक्स वेबर ने लिखा है कि नौकरशाही संगठन के ढांचे की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विशिष्ट कृत्य, नियमों का कठोर समूह ताकि जो है वो उसका पालन किया जा सके, प्रबंध के स्तरों की सत्ता की व्याख्या ताकि स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके, अधीनस्थों से व्यवहार करते समय अधिकारी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, लिखित नियम होते हैं बच्चों, इसमें निर्णय एवं व्यापक फाइलिंग की व्यवस्था होती है, पदासीन अधिकारी की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, योग्यता तथा तकनीकी क्षमता के आधार पर ही नियुक्तियां एवं प्रमोशन आदि की व्यवस्था होती है, जीवन पर्यंत रोजगार तथा मनमाने ढंग से बर्खास्त के प्रति सुरक्षा मिलती है। बच्चों, उसमें मैक्स वेबर ने बहुत ही
नकारात्मक अनुभव किया था नौकरशाही संगठन से। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के दमन, पक्षपात, निर्दयता, भावमय एवं अधीनतापूर्ण निर्णय इस व्यवस्था में ली जाती है, जो कि प्रबंधकीय व्यवहार में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ के उत्पन्न में हो गए थे। बच्चों, अगर हम नौकरशाही संगठन के अगर लाभ को देखें तो मैक्स वेबर ने ही कहा कि नौकरशाही संगठन में कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे काम में गति मिलती है, निरंतरता लगा रहता है, आदेश की एकता होती है, शुद्धता होती है, कार्य स्वतंत्रता होती है, कड़ी अधीनता तो होती है, फाइलों का ज्ञान होता है, स्पष्टता, और सबसे बड़ी चीज़ मनमुटाव में कमी आती है। अगर इसके हम दोषों को देखें तो दोष तो इतने हैं कि पूछिए मत। उनका अनुभव बहुत ही कड़वा था नौकरशाही सिस्टम से। दुर्भाग्यवश उन्होंने जो लिखा वो लिखा कि नियमों की भरमार होती है, नियमों की जटिलताएं बहुत होती हैं, अधीनस्थों से जो है वो संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, प्रेरणा का अभाव होता है, नियमों के परे निर्णय की स्वतंत्रता बहुत कम होती है, लाल फीताशाही होता है, बर्बादीपूर्ण प्रबंध होती है, बेईमानी की जो है वो संभावना होती है, पक्षपात का संभावना होता है, समय की बर्बादी और अनावश्यक कागजी कार्रवाई जो है वो इसमें लिप्त होती हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक प्रबंध की बात आई बच्चों, जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम में प्रारंभिक काल माना जाता है और इसे वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से भी इस सिस्टम को जाना जाता है। बच्चों, 1880 से 1890 के मध्य F.W. टेलर, फ्रेडरिक विलियम टेलर, जो वैज्ञानिक प्रबंध की नींव रखी, उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में और भी विद्वान रहे बच्चों, जैसे चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट ओवन, हेनरी आदि के नाम देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के कुछ इंजीनियर ने अपना एक संघ बनाया जिसमें F.W. टेलर, हेनरी एलगेंट, इमर्सन, फ्रैंक लिडब्रेथ आदि थे। इस संघ ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, वैज्ञानिक प्रबंध। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत अनेक व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित प्रश्न की पहचान की जाती थी, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना तथा विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना और फिर सही मार्ग का जो है चयन करके उसको समाहित करना। F.W. टेलर का विश्वास था बच्चों की स्वामी जो हैं संस्था के, अधिकतर संपन्नता के कारण कर्मचारियों को भी उसी तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। अधिकतम संपन्नता से उनका आशय न्यूनतम उत्पादन लागत, ठीक है, और मालिकों को अधिकतम लाभ, कर्मचारियों को अधिक मजदूरी तथा संपूर्ण उद्योग को कुशलता का उच्च सामान्यता स्तर देना चाहिए, ये टेलर का सोच था। उनका अनुभव था कि नई विचारधारा लागू होने से प्रबंध के पुराने रूढ़िवादी तरीकों का त्याग कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर वैज्ञानिक प्रणाली लागू हो जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक सुझाव भी दिए हैं और उन्होंने यह बात भी सिद्ध करके दिखाई कि श्रमिक अपनी कार्यकुशलता से काम कर रहे हैं तो श्रमिकों की कार्यकुशलता कम होने के कारण भी होते हैं। बच्चों, कुछ कारणों पे उन्होंने अपना ध्यान दिया, जैसे कि श्रमिक जानबूझकर अकुशलता से काम करते हैं क्योंकि उन्हें अधिक कार्य करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, और दूसरा वे यह भी सोचते हैं कि अधिक उत्पादन करने से उनका कोई लाभ नहीं होगा, केवल उत्पादक को लाभ होगा बल्कि उल्टा उन्हें छटनी का भी भय बना रहता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। श्रमिकों की अकुशलता का दूसरा, कार्य करने में प्रयोग की जाने वाली विधियों का वैज्ञानिक एवं अव्यवस्थित होना तथा कार्यविधि एवं प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुकूल न होना, उन्होंने इस बात पे जोर दिया। बच्चों, टेलर ने इस संबंध में अनेक अध्ययन और जो मिडवेल स्टील कंपनी थी उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणाली जो है वो लागू करने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में बहुत ही अच्छी वृद्धि दिखाई दी। उन्होंने अपनी नीतियों से श्रमिकों की कार्यकुशलता में बहुत अधिक वृद्धि की। टेलर ने एक स्थान पर इस बात का उल्लेख भी किया है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं
और यह देखना कि वे उसे उचित एवं सस्ते ढंग से करें। बच्चों, अगर उनके पूरे मंतव्य को देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध एक दर्शन है, धारणा है, जो कार्य और कार्मिकों के प्रबंध की और उनके कार्य के तरीकों को एक अनूठे नियम के आधार पर जो परंपरागत व्यवस्था थी उसके स्थान पर एक नई रिसर्च से भरा पड़ा जो है वो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया और उनके विधियों पर और उनको अपनाने पर भी जोर दिया। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के लक्ष्य को अगर हम देखें तो परंपरा से हटकर वैज्ञानिक प्रबंध की स्थापना करना उनका मुख्य उद्देश्य था और सबसे बड़ी बात कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की भी संभावना उन्होंने दिखाई। संस्था में लाभों की वृद्धि करते हुए उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर जो है एक बहुत ही अच्छी गुणवत्तापरक वस्तु प्रदान करने का उनका संकल्प था। उत्पादन प्रक्रियाओं को विशिष्टीकरण, सरलीकरण, प्रमापीकरण की सहायता से नियंत्रित करने पर उन्होंने जोर दिया ताकि श्रमिक अपने कार्यों में वृद्धि कर सके और उनका अधिकतम जो है वो लाभ विकास पे दिया जा सके। और एक और उनका उद्देश्य था कि प्रबंधकों, सेवा नियोजकों एवं कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना कि उन्हें अधिक सहयोगी बनाया जा सकता है अगर उनका सहयोग लिया जाए तो। कार्य क्या है इसे मालूम करना तथा कैसे करना है और वो वैज्ञानिक विधि से करना है इसको मालूम करना उनका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करना। बच्चों, कब कहेंगे हम कि वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य कोई हो रहा है? उसमें कुछ लक्षण होते हैं या वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उसमें निश्चित योजना के तहत काम किया जाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। टेलर ने ही वैज्ञानिक प्रबंध में लगभग 75% विश्लेषण तथा 25% समान बुद्धि को रखा। बच्चों, उन्होंने बताया कि नियमों का एक समूह, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए और उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में आसानी होगी। सामयिक प्रेरणा। बच्चों, टाइमली स्टडी करने से जो है वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर होने वाली जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाला जा सकता है और सामयिक गतिविधियों को चेक करते हुए हम उसको सुधार सकते हैं। इकोनॉमी। बच्चों, मितव्ययी ढंग से काम होता है अगर वैज्ञानिक प्रबंध लागू है तो। मितव्ययी का मतलब होता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन करना। कार्य क्षमता में वृद्धि बढ़ती है बच्चों। बचत तो होती है लेकिन जो एफिशिएंसी ऑफ लेबर है वो भी देखने को मिलता है कि वो लोग भी बहुत ही मन योग के साथ अपने अधिकतम कार्य निष्पादन पे जोर देते हैं। और बच्चों, एक जो बड़ी बात थी कि परंपरागत प्रबंध में कि उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध में वो देखने को मिला कि छोटे छोटे व्यक्तियों पे जिम्मेदारियों को थोप देना ये परंपरागत में था, लेकिन आज बड़े पैमाने पर उत्पादन तो हो ही रहा है लेकिन उत्तरदायित्व भी देखने को मिल रहा है कि सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और उत्तरदायित्व किसका बनता है ये भी उसे पता है। दृढ़ता। बच्चों, नियमों का सही रूप से पालन करने के लिए प्रबंधकों को अपने व्यवहार में दृढ़ता लाना आवश्यक है। एक बार दृढ़ रुख अपनाए जाने के पश्चात फिर उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक परिवर्तन वैज्ञानिक प्रबंध में करना आसान नहीं होता। निश्चित उद्देश्य होता है बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध में। सहकारिता होती है। सहकारिता से आशय यहाँ पर यह है कि उसमें श्रम, पूंजी के स्थान पर स्नेह की भावना होती है। उनके विचारों में एकता हो जिससे कार्य में सामूहिक प्रवृत्ति की भावना आ सके। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों होता है सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सामूहिक हित, कलेक्टिव एफर्ट एंड कलेक्टिव बेनिफिट। इसमें निजी स्वार्थ, व्यक्तिवाद, सब मेरे लिए ही आदि दूषित भावनाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। अगर हम अन्य कुछ विशेषताओं को देखें बच्चों तो इसमें विज्ञान ये जो है एकता को, सहकारिता को, अधिकतम उत्पादन और प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करे, ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं उसकी विशेषता में। अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को देखें तो विज्ञान
जो है वो अंगूठा राज को समाप्त करता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध की व्यवस्था को अगर हम देखें बच्चों, तो जो इलिटरेसी थी उसका बहिष्कार हुआ और लोग संबंधित कार्य में जो परंपरा में चली आ रही थी कि कोई भी कर लेगा, उसके स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध ने स्किल्ड लेबर्स को, स्किल्ड कर्मचारियों को अपनाने पे जोर दिया। वैज्ञानिक प्रबंध परंपरा अथवा अंधविश्वास पर आधारित न होकर के बच्चों विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध का विकास प्रयोगों द्वारा किया जाता है। और एक जो बड़ी अच्छी बात देखने को मिली बच्चों, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, की संगति न कि असंगति। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों, कि इसमें असंगतियों को जगह नहीं मिलती है, अर्थात मेल न खाने वाली व्यवस्था को दूर रखा जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। टेलर ने भी असंगतियों को दूर करने पर प्रबल जो है जोर दिया। उन्होंने मशीनों की एक रूपता के संबंध में कहा था कि विभिन्न किस्मों, जिनमें अधिकांश उच्च कोटि की, कुछ दूसरी कोटि की और कुछ तीसरी कोटि की क्यों न हो, कि मशीनें लगाने की अपेक्षा या कहीं अधिक अच्छा है कि एक ही प्रकार की मशीनें चाहे वह निम्न कोटि की ही क्यों न हो लगाई जाएं। मतलब उन्होंने मशीनों को एक जैसा लगाने का जो है वो राय दिया। और बच्चों जो तीसरा सिद्धांत है वो है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत है बच्चों कि व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रदान किया जाए और सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का जो चौथा सिद्धांत है वो कहता है कि अधिकतम उत्पादन पर हम जोर दें और सीमित उत्पादन की विचारधारा को नकारें, क्योंकि अधिकतम लाभ अगर आपको कमाना है तो आपको अधिकतम उत्पादन करना होगा। और दूसरी बात कि मालिकों एवं श्रमिकों दोनों को उतना ही अधिक लाभों में से हिस्सा मिलना चाहिए। जब दोनों को भरपूर लाभ मिलेगा तो लाभ के वितरण संबंधी विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और बच्चों पांचवा जो सिद्धांत है वो है प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक श्रमिक को उसके अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती है और उनको आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो कार्यों में दक्षता दिखाते हुए कार्य करें एवं समय समय पे उनको पदोन्नति प्रदान किए जाते हैं। अधिकतम श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाया जाता है और श्रमिकों की उत्पादकता में इतनी वृद्धि हो जाती है कि उससे दोनों लोग संतुष्टि की भावना देखने को मिलती है। और अंतिम और छठवां है बच्चों नियोजन न कि तदार्थवाद, प्लानिंग नॉट एडहॉकिज्म। बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध की का जो छठा सिद्धांत है, इसके अंतर्गत कार्य मनमाने ढंग से न कराकर निश्चित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नियमों के आधार पर ही करवाना जो है उचित होता है। अब बच्चों बात आती है कि वैज्ञानिक प्रबंध का योगदान क्या रहा है, या अगर हम कह सकें कि टेलर का क्या योगदान है, या वैज्ञानिक प्रबंध में वो कौन सी तकनीक, तत्व, प्रक्रिया शामिल है जिसकी वजह से हम अच्छा उसको मानते हैं। तो तीनों का आंसर बच्चों एक ही होगा, जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें कुछ तत्वों को, कुछ बातों को हम ध्यान देते हैं, जैसे कि कार्य संबंधी अनुमान, टास्क आइडिया। वैज्ञानिक प्रबंध इस बात पर ध्यान देता है कि उचित परिस्थितियां अगर श्रमिकों को दिया जाए तो वो कार्य ठीक ठाक ढंग से करते हैं और श्रमिक जो है वो प्रमापित, जो स्टैंडर्ड उत्पादन है, जो प्रमाप उसको मिलता है कि आपको इतना काम करना है, उसके वो आसपास काम को करता है। एक श्रमिक कितना कार्य कर सकता है, इसकी योजना आपको स्टैंडर्ड टास्क से बनानी होती है।
बच्चों दूसरा जो तत्व इसमें है वो है प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों का बहुत अधिक महत्व है। प्रयोगों द्वारा श्रमिक की विभिन्न क्रियाओं की जांच की जा सकती है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है और उसके एक्स्ट्रा एफर्ट को सराहा भी जा सकता है। टेलर ने कुछ वैज्ञानिक प्रबंधों पर किए गए प्रयोग को जैसे टाइम स्टडी के रूप में उन्होंने किया, स्पीड स्टडी किया और थकान को भी उन्होंने उसका भी अध्ययन किया। बच्चों तीसरा जो तत्व है वो है नियोजन या योजना। वैज्ञानिक प्रबंध का तृतीय जो सबसे बड़ा काम है बच्चों वो है योजना बनाना। सील्स ने अपने शब्दों में कहा है कि योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र है, जिसका प्रमुख कार्य उन समस्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है जो उत्पादन की विभिन्न विधियों में लगे हुए हैं। और टेलर ने भी बच्चों योजना के बारे में कुछ प्रमुख बातें कही हैं, जैसे कारखाने द्वारा लिए हुए प्रत्येक कार्य की पूर्ण विवेचना करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कारखाने में होने वाले प्रत्येक कार्य तथा विभिन्न क्रियाओं में लगने वाले समय का अध्ययन भी करते रहना चाहिए। कारखाने के पास कितना सामान, कच्चा माल, स्टोर, तैयार माल और विभिन्न मशीनें आदि, इसका विवरण रखना बहुत ज़रूरी है। बिक्री विभाग में भी प्राप्त होने वाली प्रत्येक ऑर्डर का अध्ययन करना और सुपुर्दगी के आधार पर उसकी जो है तैयारी की योजना बनाना, इस पर टेलर ने अपनी बातें रखी। बच्चों चौथा जो तत्व है वह श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनका प्रशिक्षण, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबर्स। टेलर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को नहीं कर सकता। उन्होंने प्रथम श्रेणी के कारीगर के बारे में कुछ बातें कही, जैसे उक्त कार्य को करने के लिए श्रमिक का शारीरिक व मानसिक दृष्टि उपयुक्त होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि उचित वेतन दिया जाना चाहिए और आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बच्चों अगर पांचवें तत्व को देखें हम वैज्ञानिक प्रबंध के, तो कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण, मतलब साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क। कर्मचारियों का चुनाव कर लेना ही जो है वो बड़ी बात नहीं है, उसको प्रशिक्षण देने के पश्चात सही कार्य पे लगाना बहुत बड़ी बात होती है। सही व्यक्ति को सही कार्य, राइट जॉब टू राइट पर्सन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। बच्चों छठा जो तत्व है वो है प्रेरणा, मजदूरी पद्धति, इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। ये टेलर ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ये बातें कही कि श्रमिकों को पारितोषिक का प्रलोभन देने के तत्व को वैज्ञानिक प्रबंध में महत्व दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने विभेदात्मक मजदूरी, डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल पीसेज रेट सिस्टम उन्होंने लागू किया और अलग अलग परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग मजदूरियाँ उन्होंने रखी। इसमें अपना कार्य अच्छे से करने वाले श्रमिकों को ऊंची दर से मजदूरी देने की उन्होंने बात कही, और इसके विपरीत उन्होंने कहा कि जो श्रमिक निर्धारित समय में अपना कार्य समाप्त करने में असफल रहते हैं उन्हें निम्न दर से मजदूरी दी जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त ठीक प्रकार से कार्य न करने वाले श्रमिकों को आवश्यक दंड भी देना चाहिए। बच्चों सातवां जो तत्व है वो है कुशल परिव्यय लेखाकर्म पद्धति, एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। वैज्ञानिक प्रबंध में कुशल परिव्यय लेखाकर्म पद्धति को भी अंगीकार किया गया। इसमें उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं का जो है लेखा जोखा करने और प्रबंधक का उत्पादन की प्रणाली जो है, जैसा भी प्रणाली है उसको नियंत्रण बनाए रखने के लिए उस परिव्यय या कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध में बच्चों अरेंजमेंट ऑफ एसेंशियल एंड गुड मटेरियल्स की बात कही गई, मतलब आवश्यक एवं अच्छे सामान की व्यवस्था होना चाहिए, तभी श्रमिक जो है वो अच्छे से उस सीमा तक काम कर पाएंगे जहां पर अधिकतम लाभ की संभावना सोचते हैं। बच्चों नौवां तत्व है उपयुक्त औजारों की व्यवस्था। अगर आप कार्य में क्षमता देखना चाहते हैं, कार्य की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, घटिया किस्म की वस्तुओं को दूर करना चाहते हैं, तो आपको मशीनरी कल पुर्जों पर, औजारों पर ध्यान देना पड़ेगा। श्रमिकों को जो भी औजार दें उन औजारों को पहले निरीक्षण जरूर करें। इस कार्य को विशेषज्ञों से चेक करवाएं, तत्पश्चात उन्हें सौंपें। बच्चों एक जो बात टेलर ने कही और वही इसमें तत्व में भी आता है कि प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन,
मतलब प्रमापीकरण वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख अंग है। इसमें क्या होता है बच्चों की, हम कर्मचारियों को या श्रमिकों को एक स्टैंडर्ड टास्क देते हैं कि आपको इतने कार्यों को करना है, और उसी टास्क के आधार पे हम एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है उसकी तुलना करके हम चीज़ों को चेक करते हैं कि कहाँ कमियां रह गई हैं। बच्चों, अगला जो तत्व है वो है कारखाने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण, हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑफ द फैक्ट्री। कारखाने का अगर वातावरण स्वास्थ्यप्रद है या आनंदमय है तो श्रमिकों को कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होगी। और यह भी ध्यान देना है कि औरतें भी कार्य पे लगी हुई हैं अगर, तो उस समय और भी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, खास करके भारत जैसे देश में जहाँ की शिशु गृह और शौचालय आदि की व्यवस्था कई अधिनियमों के आने के पश्चात लागू हुआ। बच्चों, और एक बात है मानसिक क्रांति की, मेंटल रिवॉल्यूशन। वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण शर्त कारीगरों तथा प्रबंधकों के मानसिक दृष्टिकोण का परिवर्तन करना होता है। बच्चों, आवश्यक है कि प्रबंध तथा कर्मचारी दोनों की परंपरागत विधियों के स्थान पर नए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग उनको समझाया जाए। दोनों को यह विश्वास दिलाया जाए कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंध की बातें हैं इनको लागू होने से आपके संस्था पे प्रतिकूल असर होगा, श्रमिक को ज़्यादा लाभ होगा, मालिक को श्रमिकों के लाभ को ध्यान रखना होगा। कोई भी प्रणाली मानव की वास्तविक आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रणाली और अच्छे व्यक्ति दोनों की आवश्यकता समान रूप से वो संस्था को पड़ती है। स्वयं टेलर ने अपने शब्दों में लिखा कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति तथा अपने मालिक के प्रति मानसिकता क्रांति में निहित होना चाहिए। इसी प्रकार प्रबंध पक्ष की ओर से फोरमैन और पर्यवेक्षक, संचालक मंडल, व्यवसाय के स्वामी, सब लोग अगर मानसिक क्रांति में सहभागिता करें तो तेज़ी से वैज्ञानिक प्रबंध का अस्तित्व देखने को मिलता है। बच्चों, अब बात आती है कि प्रबंध के सिद्धांत। F.W. टेलर ने ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान न कि अंगूठा राज्य, संगति न कि असंगति, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया आपसे। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, नियोजन न कि तदर्थवाद। इन सिद्धांतों का वर्णन हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही किए हैं। और 14वां जो तत्व है बच्चों, श्रम संघ संबंधी अवधारणा, कंसेप्ट रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन। टेलर ने कहा कि श्रम संघ उत्पादन सीमित करते हैं और अनावश्यक कलह को जन्म। उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बताया कि जितने ट्रेड यूनियंस या श्रम संघ हैं वो व्यवस्था को भंग करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनका सिद्धांत ही श्रमिकों के ज़्यादा कार्य करने पे बेस्ड है, और श्रम संघ इन्हीं सब चीज़ों को के निगेटिव काम करते हैं कि मजदूरी और जीवन स्तर का हवाला दे करके आए दिन हड़ताल या उनकी मांगों को आगे रख करके व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं। बच्चों, अगला तत्व है 8 अधिकारियों वाली योजना, 8 बॉस स्कीम। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को निम्नलिखित 8 अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। बच्चों, उन्होंने कहा कि टोली नायक होना चाहिए, गति नायक होना चाहिए, निरीक्षक होना चाहिए, जीर्णोद्धार नायक होना चाहिए, कार्यक्रम लिपिक होना चाहिए, संकेत कार्य लिपिक होना चाहिए, समय तथा पारिश्रमिक लिपिक होना चाहिए, कार्यशाला अनुशासन अधिकारी होना चाहिए। इतनी बातों को उन्होंने जोड़ दिया। और अगला तत्व है बच्चों, अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को एक अपवाद का सिद्धांत बताया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में संस्था के सभी कार्य अधीनस्थों द्वारा ही किए जाने चाहिए तथा केवल अपवाद की परिस्थिति में ही प्रबंधकों को दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और बच्चों, अंतिम और 17वां जो तत्व है वो है श्रम संगठन पद्धति, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना।
श्रमिक पर नियंत्रण स्थापित करना उस समय कठिन हो जाता है जब श्रमिक कार्य न करना चाहे। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रबंध में श्रम संगठन पद्धति लागू की गई और इसके लिए टेलर का क्रियात्मक संगठन अपनाए जाने पर इन्होंने वो बल दिया। बच्चों, हम बात करेंगे परंपरागत और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि अंतर का आधार दिया हुआ है कि किस आधार पे हम दोनों में अंतर देखेंगे। इनकी कार्य पद्धतियाँ जो होती हैं, परंपरागत की जो कार्य पद्धति है, इसमें कार्य की पद्धति जांच एवं भूल पर आधारित होती है, मतलब ट्रायल एंड एरर। और इस वैज्ञानिक प्रबंध में इसमें कार्य की पद्धति वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? इसमें कम मजदूरी देकर अधिकतम लाभ कमाना होता है परंपरागत में, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में अधिकतम और अच्छी मजदूरी देते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ को संभव बनाना। कार्य की अगर हम समस्या को देखें तो इसमें कार्य का भार उसकी समस्याओं पूर्णतः श्रमिकों पर होता है, जबकि वैज्ञानिक में अगर हम देखें बच्चों तो इसमें कार्य का भार और उसकी समस्या अधिकांशतः प्रबंधकों और आंशिक तौर पर श्रमिकों पर होता है। कार्य की अगर दशाएं देखें तो इसमें कार्य की दशाओं में खर्च बर्बादी माना जाता है, जबकि कार्य की दशाओं को अच्छा बनाने के लिए इसमें बल दिया जाता है। श्रम कल्याण में देखें तो श्रम कल्याण कार्यों का प्रबंध के कार्यक्षेत्र से बाहर है, परंतु बाहर माना जाता है कि श्रम कल्याण क्या होता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध में श्रम कल्याण कार्यक्रमों को वो उस पर विनियोग या व्यय माना जाता है। सुझाव को इसमें हतोत्साहित किया जाता है, जबकि इसमें सुझाव का स्वागत किया जाता है। अगर हम परंपरागत प्रबंध में प्रेरणा को देते हैं तो इसमें प्रेरणा का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है बच्चों, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में इसमें कर्मचारियों को प्रेरणा उपलब्ध कराई जाती है। उसमें सकारात्मक, नकारात्मक, वित्तीय, अवित्तीय, है ना। ऐसे प्रशिक्षण इसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किए जाने वाला बर्बादी माना जाता है, जबकि इसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उनका विकास, विनियोग माना जाता है। अगर हम कार्यकाल एवं अवकाश देखें तो इसमें सामान्यतः मजदूरों को 12 से 14 घंटे तक काम करने को पड़ता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में 8 से 9 घंटा अधिकतम कार्य लिया जाता है। आपसी संबंध इसमें श्रमिक और मालिक के बीच स्वामी और सेवक का होता है, जबकि इसमें बराबरी भागीदारी का संबंध होता है। अगर दृष्टिकोण देखें तो इसमें यंत्रीकरण तथा तकनीकीकरण का इसके विरुद्ध काम होता है कि वो मानव बेस्ड ही काम करवाना पसंद करते हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। कार्य का विभाजन देखें तो इसमें कार्य का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि पूर्व निर्धारित प्रमापों का अभाव होता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में पहले ही कार्यों को अलग अलग रखते हुए उस पर एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाता है। अगर हम श्रमिकों का चयन देखें तो इसमें श्रमिकों का चयन मनमाने ढंग से होता है, जबकि वैज्ञानिक में वैज्ञानिक विधि द्वारा साक्षात्कार परीक्षा के द्वारा लिया जाता है। अगर हम परिव्यय लेखा पद्धति को देखें तो इसमें न कोई इस तरह का व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है और न ही वो इस चीज़ को ज्ञात करने का कोशिश करते हैं, जबकि परिव्यय लेखा पद्धति को इसमें स्थान दिया जाता है और लागत को कम करने और अपव्ययों को रोकने के लिए प्रति इकाई लागत मालूम की जाती है। बच्चों, अगर हम अगला आधार देखें सामाजिक प्रयोग का तो इसमें सामयिक प्रयोग का तो इसमें समय की गति, थकान जैसे बातों पे अध्ययन नहीं किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में इसको शीर्ष पे रखा जाता है। संगठन पद्धति, इसमें संगठन को समानता अपनाया जाता है, इसमें विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्रियात्मक संगठन को अपनाया जाता है और इसमें विशेषज्ञ होते हैं। अगर इसकी प्रकृति देखें तो यह न तो विज्ञान है न ही पूर्णतः कला है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। योजना विभाग में अगर देखें तो इसमें न तो कोई योजना विभाग ही होता है, न ही कोई निश्चित योजना के तहत कार्य होते हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में योजना बना करके कार्य को संचालित किया जाता है। और प्रमापीकरण को अगर आधार देखें तो इसमें प्रमापीकरण के सिद्धांत को कोई मान्यता नहीं दी जाती है और वैज्ञानिक प्रबंध में प्रमापीकरण के आधार पर ही पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।
बच्चों, अगर हम वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ अथवा गुण अथवा उसके महत्व को देखें तो ये कई आधार पे इसके गुणों को देखा जा सकता है। जैसे निर्माता अथवा उत्पादक की दृष्टि से देखें अगर, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ होता है उत्पादन व्यय में कमी, वस्तु की किस्म में सुधार, श्रम पूंजी के झगड़ों का अंत लगभग हो जाता है, श्रम विभाजन का लाभ इनको मिलता ही है, श्रमिकों से अधिकतम कार्य ये ले सकते हैं और न्यूनतम श्रम परिव्यय व्यय इनको देना होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है इनका। जबकि अगर श्रमिकों को देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें कि उन्हें क्या लाभ होता है, तो वेतन में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य उनका ठीक ठाक रहता है, कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, बचत होता है, कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण होता है, उनको ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, औद्योगिक प्रशिक्षण की उनको व्यवस्था होती है, मानसिक क्रांतियाँ भी देखने को मिलती हैं। और तीसरा है बच्चों उपभोक्ताओं, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से। बच्चों, राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से बनाया हुआ सामान उनको क्वालिटी के साथ मिलती है, सुंदर होता है, सस्ता होता है। और सबसे बड़ी चीज़ पूर्ण औद्योगिक शांति देखने को मिलती है, सामाजिक स्तर में वृद्धि होता है। और यहाँ तक कि थॉमसन ने तो कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध ने घाटे पर चलने वाले कारखानों को लाभ दिलाया है, जो लाभ पर चल रहे थे उनका लाभ और बढ़ गया। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों, कुछ वैज्ञानिक प्रबंध के दोष भी देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें वर्कलोड बढ़ता तो है ही। अगर श्रमिकों द्वारा विरोध देखें तो इसमें श्रमिकों की दृष्टि से बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, अधिकतम इनको परिश्रम करने को मिला, कठोर नियंत्रण इनके ऊपर रहा, प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण का इनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, वेतन का प्रश्न जो है वो काम के बदले थोड़ा कम लगता है इनको कि वेतन प्राप्त हो रहा है, या लाभ के बदले स्वतंत्रता का हनन होता है बच्चों इनके। ऐसे काम करो, ऐसे खड़े रहो, अब काम करो, अब बंद करो, ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और टेलर ने तो कुछ ज़्यादा ही इनको इनके कार्यों पर जो है वो इंटरेस्ट दिखाया, कार्य के प्रति रुचि का अभाव बढ़ने लगता है बच्चों श्रमिकों में। आरंभ में इनको शुरुआत में अगर कहीं वैज्ञानिक प्रबंध लागू होता है तो इनको लगता है रे फालतू का ये व्यवस्था की गई है। शोषण का नया तरीका इनको लगता है कि शोषण करने के लिए हमारा कार्य घंटा निश्चित कर दिए। और श्रम संघों का भी विरोध होता है इसके लिए। श्रम संघों को, लेबर यूनियंस को यह लगता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, श्रमिकों को आपस में बांटने में उनमें भिन्नता दिखा करके वो एक्सपर्ट है, वो कार्य को नहीं कर सकता, इस तरह से उसको अपमानित किया जाता है। श्रमिकों पर विश्वास नहीं होता है, मतलब श्रमिक को लगता है कि उनके संस्था अध्यक्ष का विश्वास नहीं है उन पर। हैमंड ने कहा है कि कौन सा कार्य अधिक सुविधापूर्ण हो सकता है, इसकी जानकारी काम करने वाले को किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो सकती है, परंतु वैज्ञानिक प्रबंध यह मान्यता लेकर चलता है कि श्रमिक काम करने की विधि स्वयं नहीं निकाल सकते। बच्चों, अगर निर्माताओं के द्वारा देखें तो उनके द्वारा भी विरोध होता है कि अत्यंत खर्चीला है, या वैज्ञानिक प्रबंध स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, स्थिरता का अंत हो जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेज होते रहेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी, इंटरेस्ट के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे, तो कितना कोई खर्च करेगा। किसी भी संस्था में पूर्व प्रमापीकरण संभव नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि 100 यूनिट्स का उत्पादन महीने भर करना है और किसी ने 110 कर दिया, तो इसका मतलब वो अंडर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था। या 80 कर दिया, 90 कर दिया, तो क्यों हुआ था? हो सकता है कि ओवर स्टैंडर्डाइजेशन कर दिए हों, ज़्यादा प्रमाप रख दिए हों। तो ये सब बातें जो है वो देखने को मिलती हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता है और समन्वय की समस्या भी बनी रहती है। बच्चों, अब आलोचना की अगर जितने भी दोष हैं उसकी अगर हम सत्ता को देखें तो कई बातें सामने आती हैं। जैसे श्रमिकों पर कार्य का बोझ बढ़ जाने की धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है। टेलर मानते हैं कि उत्पादन को जानबूझकर सीमित या कम करने से बढ़कर इस विश्व में कोई अन्य जघन्य अपराध नहीं है। मतलब
उनका कहना है कि अगर उत्पादन 100 के बदले 150 हो सकता है तो हम 100 कर कर के क्यों हम समय का और परिश्रम का, संस्था का, वहाँ लगे पूरे सिस्टम का क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों, एक बात और देखने को मिलती है कि कुछ ट्रेड यूनियंस जैसे हैं, उनका कहना है कि वैज्ञानिक प्रबंध लागू होने से बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं, अतः वे निकाल दिए जाते हैं। किंतु अगर देखा जाए खास करके टेलर के शब्दों में, तो उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक विकास का इतिहास इस बात को साक्षी मानता है कि अधिक काम से रोजगार हमेशा बढ़ा है। जिन्हें इस बात का डर है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाने से दूसरे श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सभ्य और असभ्य, धनी और निर्धन देशों का एक सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि पहले प्रकार के देश में औसत श्रमिक दूसरी श्रेणी के देशों में अपेक्षा 5 या 6 गुना अधिक उत्पादन करते हैं। मतलब उन्हें कार्य करना है, कार्य में कमी करना वो ठीक नहीं है, ऐसा टेलर ने कहा। बच्चों, दूसरा बात आता है प्रशासनिक प्रबंध को लेकर के। प्रबंध के क्षेत्र में प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक के रूप में हेनरी फेयोल का नाम आता है। और अगर हेनरी फेयोल के योगदान को देखें तो उन्होंने कई तरह से अपना योगदान दिया। जैसे औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण उन्होंने कर दिया। फेयोल ने औद्योगिक संस्थानों से संबंधित क्रियाओं को लगभग 6 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्रिया, वाणिज्य क्रिया, वित्तीय क्रिया, सुरक्षा संबंधी क्रिया, लेखाकर्म संबंधी क्रिया, और छठा जो उन्होंने बताया प्रबंधकीय क्रिया, मैनेजरियल एक्टिविटी। मतलब अगर हम इसको कहें कि टेक्निकल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी और मैनेजरियल एक्टिविटी, ये 6 उन्होंने क्रियाओं को बांटा हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक आधार पे। दूसरा, उन्होंने प्रबंध के तत्व भी बताए, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के स्थान पर प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने प्रशासन को 5 भागों में विभक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी एवं नियोजन करना चाहिए, संगठन करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, आदेश देना चाहिए और नियंत्रण। मतलब ये 5 कामों को उन्होंने फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांड एंड कंट्रोल। प्रशासन के सिद्धांत को अगर हम देखें तो हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि ये सिद्धांत पर्याप्त लचीले हैं। उन्होंने कुल 14 प्रिंसिपल दिए प्रशासन के लिए, और अभी 14 प्रिंसिपल की बात हम नहीं करेंगे। फिलहाल हम उनके और सिद्धांतों की बात करेंगे। प्रशासन की सार्वभौमिकता की उन्होंने अवधारणा दी। हेनरी फेयोल ने कहा कि जो प्रशासन है वो सार्वभौमिक है। यह धारणा हर क्षेत्र में लागू होती है, जैसे कि उद्योग, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सीमा, सेना, शिक्षा, धार्मिक स्थान, हर जगह जो है वो प्रशासन को लागू किया जा सकता है। प्रबंधकीय योग्यताएं एवं प्रशिक्षण पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि व्यक्ति योग्यताओं का प्रतिपादन करके या योग्यताएं धारित करके शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति, विवेक शक्ति, सतर्कता, नैतिक बल, ठीक है, सामान्य शिक्षा, सामाजिक ज्ञान, अनुभव, जो काम किया है पहले से, इन सब बातों को अगर समाहित कर दें तो प्रबंध की योग्यता और उनका प्रशिक्षण स्वतः एकत्रित हो जाता है। और छठा जो उन्होंने सिद्धांत दिया प्रबंध की कर्तव्य एवं दायित्व का, मैनेजरियल ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इसमें उन्होंने कई दायित्वों का प्रतिपादन किया, जैसे कि क्रियाओं में एकरूपता होना चाहिए, स्पष्ट एवं सही निर्णय लेने की क्षमता हो, कर्मचारी के चयन का सही व्यवस्था होना चाहिए, अधीनस्थों के कर्तव्यों का निर्धारण होना चाहिए, यह देखना विवेकपूर्ण होता है कि संचालक सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, यह देखना कि भौतिक जो संसाधन है या जो मानवीय उद्देश्य हैं उसका निर्धारण सही से हुआ है कि नहीं,
पहलपन उत्तरदायित्वों के लिए रुचिकर है कि नहीं है, अनुशासन की स्थापना है कि नहीं है, उचित पारिश्रमिक व्यवस्था लागू है कि नहीं, आदेश की एकता पर जोर देना चाहिए, व्यक्तिगत सामूहिक हितों को महत्व देना चाहिए, संघर्ष को रोकना चाहिए, प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखना चाहिए, कुशल एवं अधिकार सत्ता की स्थापना करना चाहिए और जितने तरह की दोष या त्रुटि हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हेनरी फ्योल ने नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर भी उन्होंने बातें कही कि नियंत्रण में कितने अधीनस्थ हों इस बात का निर्णयन की व्यवस्था होनी चाहिए। और अदर कंट्रीब्यूशन में अगर उनके देखें तो उन्होंने मानववादी दृष्टिकोण अपनाया, वित्तीय प्रेरणाओं की तुलना अवित्तीय प्रेरणाओं पर अधिक बल दिया, उन्होंने भारार्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने सामान्य प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा प्रस्तुत की, प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देकर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है। उनकी बहुत आलोचनाएं हुई हेनरी फ्योल की। अगर हम देखें जो प्रमुख आलोचक थे उसमें नॉर्मन कुटवर्थ थे। उन्होंने कहा कि फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंध संबंधी विश्लेषण एवं अन्य मूल्यांकन में बहुत सारे दोष हैं। और उन्होंने पहला दोष बताया कि उनके सिद्धांत तत्व कर्तव्य दोहरापन ओवरलैप हो रहा है, मतलब जो सिद्धांत बताया उसी में तत्व को भी जोड़ दिया और कर्तव्य को भी, लगभग कॉमन वर्ड्स इन्होंने यूज किए। और दूसरा बात बताया कि संरचना और प्रक्रिया में उन्होंने संशय, कन्फ्यूजन डाल दिया है। और तीसरी बात जो बताई कुथवर्ट ने, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्द, टर्म्स जो हैं वो अनिश्चितता की ओर, उसका कोई क्लियर परिभाषा उन्होंने नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने प्रबंध शिक्षा की सीमाओं के बारे में संकेत अवश्य दिए हैं। और प्रोफेसर एल्बर्ट लापास्की ने कहा कि हेनरी फ्योल को 20वीं शताब्दी में अभी तक हेनरी फ्योल के समान एक संतुलित योग्य व्यवहार में निपुण शक्ति, प्रशासन का प्रखर, विद्यार्थी का मिश्रण पैदा नहीं हुआ। मतलब उनकी तारीफ किया उन्होंने, प्रोफेसर एल्बर्ट लापास्की ने। हेनरी फ्योल द्वारा जो 14 सिद्धांत हैं, अगर उन 14 सिद्धांतों को हम बहुत ही ब्रीफ में देखें बच्चों, तो क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है और एक प्रश्न भी आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। बच्चों, हेनरी फ्योल की बहुत ही विख्यात पुस्तक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। फ्योल के अनुसार प्रमापीकरण का अधिकतम लाभ आपको उस वक्त मिलता है जब आप कार्यों का बंटवारा कर देते हैं या कार्यों का विभाजन कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत है बच्चों हेनरी फ्योल का अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने अधिकार और उत्तरदायित्व को दर्शाया है कि दायित्व एवं अधिकार साथ साथ रहते हैं। ठीक है, प्रबंध को प्रबंध का कार्य दायित्व निभाने के लिए अधिकार मिलना जरूरी है। अधिकार उसे पद, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, अनुभव, नैतिक बल और पिछली सेवाओं का समावेश से प्राप्त होता है। अधिकार उत्तरदायित्व के अनुरूप होना चाहिए बच्चों। तीसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो दिया अनुशासन का। अनुशासन के अंतर्गत कर्मचारियों में आज्ञाकारिता बढ़ती है, आदर सद्भाव बढ़ता है उनके अंदर, और प्रबंधकों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी कार्य उन्हें करना है। जैसे निरीक्षण प्रणाली उचित रखना चाहिए उनको, कर्मचारियों के साथ उचित अनुबंध हो और दंड की भी व्यवस्था होना चाहिए, तभी अनुशासन चल सकता है। बच्चों, चौथा प्रिंसिपल है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका आशय है कि किसी भी कर्मचारी को आदेश देने का अधिकार केवल एक अधिकारी का होना चाहिए, अनेकों को नहीं। अनेकों अधिकारियों द्वारा आदेश मिलने पर भ्रमित पैदा होता है। और फ्योल ने अपने शब्दों में कहा कि समस्त मानवीय संगठनों में, उद्योगों में, वाणिज्य, सेना, घर, राज्य आदि में दोहरे आदेश परस्पर विरोध का कारण है। अतः सभी जगह अधिकारियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत उन्होंने दिया निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कर्मचारियों को अगर सही ढंग से कार्य का निर्देशन प्राप्त हो तो वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सजग रहते हैं एवं अच्छे से कार्यों को करते हैं।
दो सिर वाला शरीर सामाजिक एवं पशु जगत में राक्षस माना जाता है तथा जीवित रहने की कठिनाई का अनुभव करता है। ये हेनरी फ्योल ने हास्यास्पद ढंग से इस बात को कहा। बच्चों, छठा जो सिद्धांत है वह सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। बच्चों, यद्यपि सर्वोच्च जो प्रशासक हैं, जो अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, वो सामान्यतः व्यक्तिगत हितों को दूर रख करके सामूहिक हित या संस्था के हित के लिए काम करते हैं और व्यक्तिगत हितों को त्याग देते हैं, इसलिए कि व्यवस्था बनी रहे और सभी लोग संस्था के सिद्धांतों का अनुपालन दृढ़ता के साथ करें। सातवां सिद्धांत है बच्चों, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए प्रतिफल सही रूप में मिलना चाहिए बच्चों। ऐसा होने से उत्पादनशीलता बढ़ती है। पारिश्रमिक भुगतान की पद्धति परिस्थितियों पर निर्भर होती है। फ्योल ने अवित्तीय प्रेरणाओं को अपनाने पर भी बल दिया है। आठवां सिद्धांत है बच्चों, केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन। बच्चों, केंद्रीकरण जो है वो हेनरी फ्योल के अनुसार ही उन्होंने कहा कि छोटी संस्थाओं में तो केंद्रीकरण संभव है, परंतु बड़ी संस्थाओं में केंद्रीकरण निर्णय लेते समय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि बातों पर विचार करना संभव नहीं हो पाता है। इस सिद्धांत के आधार पर निश्चित किया जाता है कि प्रबंध के किन स्तरों और किन बिंदुओं पर केंद्रीकरण लागू हो। इसके लिए हम संस्था के साइज की बात पर जोर देते हैं। नौवां सिद्धांत बच्चों, पदाधिकारियों से संबंध। उच्च अधिकारियों से लेकर निचले पदाधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्य की शीघ्रता आती है। बच्चों, इन्होंने एक डायग्राम से दिखाया है इन सब चीज़ों को कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो निम्न लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच किस तरह से कार्य होते हैं। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें बच्चों तो ए संगठन सर्वोच्च स्तर पर है जिसके नीचे बी तथा एल हैं। इसी तरह से हम नीचे जब जाते हैं तो बी के नीचे सी है, एल के नीचे एम। इसी प्रकार ये दोनों पंक्ति चल रहे हैं। यदि इस स्रोत को दृढ़ता के साथ अपनाया जाए तो कोई भी संदेह जिसे एफ से पी के पास पहुंचना है, पहले बी से डी, फिर बी से सी, फिर डी, फिर ई के माध्यम से ए तक पास जाएगा और फिर एल एम एन ओ के माध्यम से पी के पास। इस प्रक्रिया में भारी समय की अपव्यय होगी। फ्योल ने सुझाव दिया कि संचार की सुगम एवं तेज़ी से काम करने वाला एफ और पी के मध्य सीधा संचार होना चाहिए। बच्चों, 10वां सिद्धांत दिया ऑर्डर का। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान तथा हर वस्तु अपने स्थान पर व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कार्य योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए तथा निरीक्षण ठीक प्रकार से हो। 11वां सिद्धांत है बच्चों, न्याय का। न्यायप्रियता के लिए अच्छी सूझ, अनुभव और अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है। न्याय एवं दया से ही कर्मचारियों की स्वाभाविक स्वामी भक्ति तथा उनका प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, 12वां सिद्धांत है कर्मचारियों के पदों की स्थिरता। किसी कर्मचारी को नया काम सीखने तथा उसमें सफल होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने पद पर बने हो। उसको पदों की अस्थिरता उपक्रम के सुचारू रूप में बाधा होती है। फ्योल ने अपने शब्दों में कहा कि मध्यम श्रेणी के प्रबंधक उन प्रबंधकों से अच्छे होते हैं जो योग्य तो होते हैं परंतु बहुत अधिक गतिशील होते हैं। अधिक श्रम या प्रबंध आवर्तन से संस्था की सफलता में बाधा आती है। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अगर आप उनको एक जगह स्थिर करते हैं तो वो संस्था के लिए लॉयल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जॉब रोटेट करता रहता है इस संस्था से उस संस्था। और तीसरा है बच्चों, सिद्धांत प्रेरणा का, इनिशिएटिव। किसी योजना को प्रस्तावित करने तथा उसे पूरा करने की आज़ादी कर्मचारियों में के अंदर जो है उत्साह और कार्यक्षमता को बढ़ाती है। बच्चों, फ्योल ने कहा कि प्रबंधकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने झूठे आत्मसम्मान की भावना को त्याग दें और अपने अधीन काम करने वाले लोगों को प्रयोग करने का अवसर दें।
और 14वां और लास्ट इनका सिद्धांत है बच्चों कि सहयोग की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स, संघ ही व्यक्ति है। यह सिद्धांत आदेश की एकता के सिद्धांत का ही विस्तार है, जहाँ पर उनके व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, वहाँ उसमें आपसी सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। फ्योल ने कहा कि किसी की भावना या सहयोग की भावना उस समय दृढ़ होती है जब संचार के महत्व पर जोर दिया जाए। एक टीम या टोली के कर्मचारी में फूट होना संस्था की सफलता के लिए घातक सिद्ध होना है। बच्चों, अगर फ्योल के योगदान का मूल्यांकन करें तो कई तरह से कई बातें जो हैं सामने आती हैं। फ्योल के कार्यों का मूल्यांकन हेतु उनके कुछ योगदान को हम देखते हैं। जैसे प्रशासनिक प्रबंध एक पृथक कौशल है। उन्होंने कहा प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों के जनक भी इनको कहा गया है, क्योंकि इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का विकास में हेनरी फ्योल का जो सुझाव है वो सहायक हुआ है, क्योंकि प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत में फ्योल का योगदान संभवतः सर्वाधिक क्रांतिकारी और रचनात्मक है। बच्चों, प्रशासनिक प्रबंध प्रक्रिया का विधिवत विश्लेषण इन्होंने कहा और किया। उर्विक ने भी इनका तारीफ करते हुए कहा कि पृथक कार्य के रूप में प्रबंध का विश्लेषण फ्योल का प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत में अद्वितीय एवं मौलिक योगदान है। उर्विक ने कहा प्रशासनिक प्रबंध शिक्षा का जो है फ्योल ने बहुत जोर दिया। और छठा जो इनका योगदान है बच्चों है संगठन के उच्च सिद्धांतों की नींव। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का जो बुक उन्होंने लिखा, उनके सिद्धांतों को एक बेस माना जा रहा है प्रबंध के लिए। और एक लास्ट उनका जो हम योगदान का मूल्यांकन करते समय पाते हैं कि प्रशासनिक प्रबंध की सर्वव्यापकता, मतलब ये हर जगह कहीं भी आप इसको लागू कर सकते हैं, नियोजन में लागू कर सकते हैं, संगठन बनाते समय आदेश, समन्वय, नियंत्रण, कहीं भी प्रशासनिक प्रबंध को आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात आती है कि टेलर और फ्योल के जो सिद्धांत हैं उसमें क्या कोई समानता है या उन दूरियां हैं? अगर उनके तुलनात्मक अध्ययन को हम थोड़े शब्दों में करें तो वो इस तरह से कुछ प्राप्त होता है। बच्चों, अगर समानता देखें उनका तो टेलर और फ्योल में काफ़ी समानताएं देखने को मिली हैं। जैसे टेलर तथा फ्योल दोनों ही प्रबंध की दशाओं को सुधारने की बात करते हैं, दोनों ही प्रबंध को विवेकपूर्ण व्यवस्थित रूप से लागू करने की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का आधार जो है वो फ्योल के प्रशासन के सामान्य सिद्धांत के उद्गम से ही प्रारंभ हुआ। दोनों ही अपने जीवन में प्रबंधक के पद पर कार्य किया और सबसे बड़ी बात, दोनों ने ही प्रबंध के क्षेत्र में मानव तत्व के महत्व को पहचाना। बच्चों, दोनों ने कुशल प्रबंध हेतु प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और दोनों ने ही प्रबंध के तकनीक व पेशा पहलू पर बल दिया। दोनों ने ही प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन पर बल दिया और दोनों ने ही यह धारणा रखा कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, न कि जन्मजात। और अगर हम इसके इन दोनों में थोड़ा बहुत असमानता पाते हैं तो वो है कि टेलर ने अपना कार्य प्रबंध के स्तर की निम्नतम श्रेणी से शुरू किया, जबकि फ्योल ने अपना प्रबंध का कार्य उच्चतम श्रेणी से प्रारंभ किया। इसके कारण उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक था। उन्होंने समन्वय, निर्देशन की एकता, सहयोग जैसे प्रबंध के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। टेलर ने श्रमिकों की कार्यकुशलता के बढ़ाने पर बल दिया तथा इसी तरह से जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन का उन्होंने जिक्र किया, जबकि फ्योल का दृष्टिकोण काफ़ी विस्तृत होने के कारण उन्होंने प्रबंध के ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सरलता से लागू किया जा सके। बच्चों, टेलर ने कारखाने प्रबंध का उत्पादन के इंजीनियर के पक्ष में जैसे यंत्र और औजारों का प्रमाणीकरण पर विशेष ध्यान दिया, जबकि फ्योल ने प्रबंधक के कार्यों को विशेष रूप से ध्यान दिया। टेलर की जो विचारधारा थी वो सैद्धांतिक थी, जबकि फ्योल की विचारधारा व्यवहारिक है।
टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के स्कूल के समर्थक थे, जबकि फेयोल व्यावहारिक स्कूल के समर्थक। टेलर ने क्रियात्मक संगठन द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने पर बल दिया, जबकि फेयोल ने प्रशासन के सिद्धांतों द्वारा प्रशासनिक क्षमता के बढ़ाने पर बल दिया। टेलर ने जो है व्यक्ति विशेष पर बल दिया, जबकि फेयोल ने व्यक्तियों के समूह पर बल दिया। बच्चों, नई परिस्थितियों के प्रभाव में टेलर में बहुत परिवर्तन हो गया, किंतु फेयोल के सिद्धांत आज भी उतने ही उपयोगी और उपयुक्त हैं। अब बच्चों, हम तीसरा जो बात करेंगे विचारधारा की, वो है नव चीर प्रतिष्ठित अथवा संस्थापक प्रबंध विचारधारा, नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट। नव चीर प्रतिष्ठित अथवा संस्थापक विचारधारा में कई संशोधन सुझाए गए हैं, जिसके कारण नव चीर प्रतिष्ठित या संस्थापक विचारधारा इसे कहा गया। बच्चों, इसमें एल्टन मायो का नाम आता है, मैरी पार्कर, चेस्टर इविंग, डगलस मैकग्रेगर, फ्रांसिस लिकर्ट, क्रिस आर्गिस और विभिन्न नाम हैं जो कि इस विचारधारा की नींव डाला इन लोगों ने। और नव चीर प्रतिष्ठित अथवा नव संस्थापक विचारधारा का अध्ययन हम मुख्य रूप से दो प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर कर सकते हैं, जैसे मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण और दूसरा व्यावहारिक दृष्टिकोण। बच्चों, मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण में होनार्थ अध्ययन, एक होनार्थ स्टडी किया गया था और एल्टन मायो का योगदान इसमें प्रमुख रहा। मतलब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, हॉथॉर्न स्टडी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो। जॉर्ज एल्टन मायो का अगर हम जीवन परिचय देखें, थोड़ा सा इन पे डालें तो 1880 से 1949 तक का इनका जीवन काल रहा। और जॉर्ज एल्टन मायो 1980 में पैदा होकर ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एडिलेड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त की। 1920 में वे रॉकफेलर संस्थान में अनुदान की सहायता से औद्योगिक संस्थान के लिए अमेरिका गए। बच्चों, जब हम मानव तथा उसकी विकास प्रकृति गहराई से अध्ययन करते हैं, तब संतोषजनक कार्य को कैसे प्राप्त होता है, इसके दृष्टिकोण को हॉथॉर्न कारखाने में इन्होंने प्रयोगों द्वारा कुछ चीज़ों को प्राप्त किया। मेयो का योगदान अगर हम देखें तो हॉथॉर्न प्रयोग में उनका प्रबंध विज्ञान विकास में महत्व देखने को मिलता है। बच्चों, जो मेयो का अध्ययन है वो कर्मचारियों के सामाजिक दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ योगदान कहा जा सकता है। सत्य तो यह है कि औद्योगिक मनोविज्ञान का विकास हॉथॉर्न अध्ययन के बाद ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि औद्योगिक मनोविज्ञान मूल उद्देश्य कर्मचारी सामाजिक जीवन स्तर का अध्ययन है और हॉथॉर्न अध्ययन प्रारंभ किया गया। अतः हम कह सकते हैं, अच्छे से कह सकते हैं कि सामाजिक मनोवृत्ति की जानकारी, इस तथ्य को सामने रख कर के ये कुछ बातें आई जो कि औद्योगिक मनोविज्ञान का विकास से ही प्राप्त हो पाया। प्रबंध के क्षेत्र में अगर हम मेयो का योगदान देखें तो मानवीय संबंध दृष्टिकोण का इन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने न केवल मानवीय संबंध विचारधारा को जन्म दिया बल्कि उसका विकास भी किया। रचनात्मक नेतृत्व इनका रहा। यह आवश्यक है कि संस्था के प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सही ढंग से एवं सही दिशा में नेतृत्व करें। इसके लिए उन्होंने उन व्यवहारों एवं प्रणालियों का अध्ययन किया जो कर्मचारियों को प्रबंधकों के नेतृत्व में लाकर खड़ा कर दे। अगर हम और योगदानों को देखें तो कर्मचारियों को अनार्थिक अभिप्रेरण का भी इन्होंने, नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन का भी बात कही कि शुद्ध पानी, बिजली, वायु, विश्राम आदि की व्यवस्था करना जो है उसकी आवश्यकता होती है कर्मचारियों के लिए। संदेश वाहन की व्यवस्था इन्होंने अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पे जोर दिया। का कहना है कि सूचनाओं का आदान प्रदान होना निरंतर आवश्यक है। इसके लिए प्रभावी आधुनिक संदेश वाहन का उपयोग होना चाहिए। बच्चों, एल्टन मायो ने ही कर्मचारियों के विकास की बात कही कि
उनका विकास होना चाहिए। मेयो के अनुसार प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों का पूर्ण विकास निपुणता के साथ करना चाहिए। प्रबंध उतना ही कुशल और प्रभावी अपने आप को साबित करेगा जब मानवता के तत्वों पर वो जोर देगा, स्वयं भी उसका पालन करेगा और लोगों से भी, कर्मचारियों से भी उन सब चीज़ों को पालन करवाएगा। संगठन का एक और सामाजिक व्यवस्था में जो है वो सहयोग होना चाहिए। एल्टन मायो के अनुसार संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें मानव सम्मिलित है और व्यक्ति सम्मिलित है। औपचारिक संगठन की मर्यादा में बांधना जो है वो व्यावसायिक कुशलता के लिए उपयुक्त नहीं है। यह करके कि औपचारिक संगठन है, इसमें आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसकी बात उन्होंने उठाई। और आधारभूत प्रतिवचन, फंडामेंटल रिस्पांस की भी उन्होंने बात कही कि कोई भी अगर आप जवाबदेही तय करते हैं कर्मचारियों का तो वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्कविहीन नहीं होना चाहिए, अविवेकपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेयो का मत था कि जवाब तर्कपूर्ण हो तब हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं कर्मचारी को। अब बच्चों, नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट में हम दूसरा जो है, अभी हमने पहला डिस्कस किया मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, जिसमें एल्टन मायो का थॉट देखा, अप्रोच देखा। अब दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। बच्चों, प्रबंध में व्यवहारवादी विचारधारा एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा है जिसके विकास का श्रेय फोर्ड फाउंडेशन नाम संस्था को जाता है। इस संस्था ने सन 1950 के आसपास व्यक्तिगत व्यवहार एवं मानवीय संबंधों पर जो है अन्वेषण करने का एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और 1950 के आसपास इसको प्रारंभ करके एक नई विचारधारा का विकास किया। इन व्यवहारवादी वैज्ञानिकों में कुर्ट लेविन का नाम प्रमुख रूप से आता है। बच्चों, हमें समझना है कि व्यवहारवादी विचारधारा वास्तव में है क्या। व्यवहारवादी विचारधारा से आशय बच्चों मानवीय व्यवहार का सामाजिक एवं व्यवहारवादी विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन करना है। मानवीय व्यवहार किन किन घटकों से प्रभावित होता है इसके बारे में जानना, जैसे मानव विज्ञान, मनोवैज्ञानिक बातें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यवहारवादी विचारधारा समाजशास्त्र, मानवविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी है और मनोविज्ञान साइकोलॉजी जैसे सामाजिक विज्ञान का सामूहिक नाम है। अगर बच्चों में व्यवहारवादी विचारधारा के क्षेत्र को देखें तो इसमें वही बातें शामिल होती हैं जो इसके मूल तत्व में है। समाजशास्त्र, मानविकी या मानवविज्ञान, मनोविज्ञान। प्रबंध में या प्रबंध के विकास में व्यवहारिक विचारधारा का क्या महत्व है। अगर हम मानवीय दृष्टिकोण को महत्व देते हैं बच्चों, या प्रबंध महत्व देता है, तो एक नई चेतना आती है अध्ययन करने में। व्यवहारवादी विचारधारा के अगर हम महत्व को थोड़ा सा गहराई से देखें तो इसमें सबसे बड़ा महत्व है कि मानवीय संबंधों की अवधारणा को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा, मानवीय व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा बच्चों, जो सबसे बड़ा महत्व है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में सहायता मिलती है और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी देखने में मिलता है कि व्यवहारवादी विचारधारा कर्मचारियों के सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकता की संतुष्टि होना चाहिए। और पांचवा है बच्चों, समूह गति विज्ञान के अध्ययन में सहायक। प्रत्येक उपक्रम में बच्चों छोटे छोटे बहुत से अनौपचारिक समूह पाए जाते हैं। ये अनौपचारिक समूह बनते बिगड़ते रहते हैं जो कि उपक्रम की कार्यप्रणाली को प्रभावित भी करते हैं, कभी कभी सकारात्मक और कभी कभी नकारात्मक। अब बच्चों, हम आधुनिक विचारधारा अथवा दृष्टिकोण को देखेंगे, मॉडर्न थॉट और अप्रोच। प्रणाली विचारधारा, इसमें पहला अगर हम इसके दृष्टिकोण को कई भागों में बांटें तो पहला इसमें आधुनिक विचारधारा में आता है प्रणाली विचारधारा अथवा सिस्टम अप्रोच। थोड़ा सा बच्चों हमें समझना होगा कि सिस्टम या प्रणाली विचारधारा का अर्थ क्या होता है। बच्चों, 1950 के बाद
चेस्टर आई बर्नार्ड ने इस विचार को सामने रखा, प्रतिपादन किया इसके प्रारंभिक योगदान में अगर हम देखें तो जॉनसन एंड कॉस्ट तथा रोसेंसवेक के नाम भी सामने देखने को मिलते हैं। कर्ट्स एंड काहन का भी नाम सामने आता है। थोड़ा सा हम इसके अर्थ को जानें अगर, कि व्यवहारिक जो प्रणाली विचारधारा है वो उसे किस तरह से हम समझ पाते हैं। बच्चों, ये प्रणाली विचारधारा जो है इसकी मान्यता है कि जिस प्रकार हमारी शरीर की क्रियाएं एक बेहतर सिस्टम से चलती हैं और अनेक उप सिस्टम से चलती हैं, उसी तरह से हमारी व्यावसायिक क्रियाएं भी बड़े पैमाने पर एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चलती हैं और ढेर सारे इसमें उप प्रणालियाँ भी होती हैं। स्वयं से में स्वतंत्र होते हैं लेकिन संबंधित या प्रमुख प्रणाली के भाग होते हैं। किसी न किसी रूप में ये आपस में जुड़ी होती हैं। मतलब बड़ी सिस्टम में कुछ छोटे छोटे सिस्टम हो जाते हैं जो जुड़े रहते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो स्कूटर को ही ले लीजिए या स्कूटी को ले लीजिए। मान लीजिए कि स्कूटी एक पूरा अपने आप में सिस्टम है जिसके इंजन अलग हैं, उसमें ब्रेक अलग है, पहिया उसका, बॉडी, मतलब ढेर सारे सिस्टम अलग अलग हैं जो कि काम करके ब्रेक पूरा एक अलग फंक्शन करता है, उसका टायर अलग फंक्शन करता है जिसको हम पहिया कहते हैं। तो सारा सिस्टम अलग अलग काम करके उस स्कूटी को स्कूटी का रूप देता है। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी ढेर सारी सिस्टम होती हैं जो कि छोटे छोटे सिस्टम से जोड़ करके एक बड़ा सिस्टम बनाती हैं। अब बच्चों, ये आपको एक फीडबैक फ्रॉम एनवायरनमेंट का एक फीडबैक डायग्राम है, फीडबैक फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो इसमें देखिए एक इनपुट है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है और आउटपुट है। इनपुट में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं? मटेरियल, पीपल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, लेबर। और आउटपुट क्या आता है? प्रोडक्ट, सर्विस, बिहेवियर, इंफॉर्मेशन। अब देखिए सबका फीडबैक आपस में जुड़ा हुआ है। पहला हमारा इनपुट से ट्रांसफॉर्मेशन का है, दूसरा इनपुट से आउटपुट का है। मतलब कोई चीज़ें अगर कम बेसी है तो आप सीधा आउटपुट से लेकर के इनपुट में करेक्शन कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट के साथ भी है। तो ये सिस्टम जो है एक सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत हम इसको समझ सकते हैं। बच्चों, अगर इसकी विशेषता को देखें तो ये प्रबंध की एक खुली प्रणाली है। इसमें मतलब उत्पादन या किसी भी उद्योग में इसके जो अंतर क्रियाएँ हैं, इसमें जो इंटरेक्शंस हैं, जो सिस्टम काम करता है, उसको हमें जानने का मौका मिलता है। दूसरी इसकी विशेषता है बच्चों की, प्रबंध एक सामाजिक तकनीक प्रणाली के रूप में काम करती है। प्रायः लोगों और कुछ प्रबंध विद्वानों में यह धारणा बन गई है कि यह प्रबंध सामाजिक सिस्टम के रूप में काम करता है, जबकि सही भी है। ये विशुद्ध रूप से सामाजिक प्रणाली पर ही आधारित है। बस इसमें थोड़ा सा तकनीक वगैरह का यूज हो जाता है। और मशीन को हम अलग कर दें तो मानव सामग्री, पूंजी, यंत्र, ये सब चीज़ें सेपरेट हैं किंतु सबके सहयोग से उत्पादन होता है। बच्चों, तीसरा इसमें इसकी विशेषता है सिस्टम का कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रणाली। इसको मनुष्य अपने सुविधाजनक बनाता है, उसमें कोई व्यवधान आता है तो उसको परिवर्तन कर लेता है। एडाप्टिव, इसको अपनाया जाने वाला ये होता है, इसको आसानी से अपना लिया जाता है क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है तो उसमें कमियों को दूर निरंतर करते हैं और उसको अपनाते हैं। और मल्टीपर्पज़ होता है, ये बहुत देसी होती हैं सिस्टम। इनको कोई कार्य हो जाता है तो ऐसा नहीं कि फिर वो सिस्टम बंद हो जाता है, उसी पे दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। बहुविषय के मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो सकता है। प्रबंध मूलतः एक बहुविषयक प्रणाली है, जैसे कि अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ये हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है सिस्टम का। और ये स्वतंत्र क्रियाओं का संकलन, क्योंकि छोटे छोटे उप प्रणालियाँ इसमें होती हैं तो ये कई घटकों को मिला करके एक उप घटकों को मिला करके एक मुख्य घटक बनता है। और अगर हम उदाहरण लें बच्चों इसको समझने के लिए तो
जैसे शरीर को हम मानव शरीर का उदाहरण ले लें तो इसमें शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं में चलती हैं। सांस लेने की क्रिया होती है, नाड़ी प्रणालियाँ, पाचन संबंधी, तो ऐसे ढेर सारे सिस्टमों से मिल कर के एक बॉडी का निर्माण होता है। और उसी चीज़ को ये वेस्ट चर्चमैन ने कहा है कि प्रणाली समानता पूर्ण प्रणाली एवं अनेक अंगों के बारे में सोचने की विधि है। ठीक है। अब बच्चों, आधुनिक विचारधारा में दूसरा जो है वो है संयोगिक अथवा आकस्मिकता, मतलब कॉन्टिजेंसी अप्रोच। संयोगिक विचारधारा का अर्थ पहले हम समझ लें। प्रबंध करने की कोई एकाकी श्रेष्ठ विधि नहीं है। ठीक है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कब, किधर। ठीक है। इसका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए प्रबंधक का कार्य यह पता लगाना है कि प्रबंध की कौन सी तकनीक, कौन सा मेथड, कौन सी प्रक्रिया, कौन सा सिद्धांत उपयोगी रहेगा, पर्यावरण, दशा और समय विशेष को भी ध्यान में रखकर, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसको हम कहते हैं संयोगिक अथवा आकस्मिकता का सिद्धांत या दृष्टिकोण। बच्चों, हर्बर्ट जी हिक्स ने कहा है कि संयोगिक विचारधारा विद्यमान प्रश्नों, समस्याओं का व्यवहारिक उत्तर विकसित करने के उद्देश्य से विश्लेषणात्मक तथा परिस्थितिजन्य है। संयोगिक विचारधारा के अगर हम तत्वों को देखें तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है अचानक, और दूसरा है प्रबंध अवधारणा एवं तकनीक, और तीसरा है इसमें उनके मध्य संयोगिक संबंध। तो ये प्रमुख बातें हैं जो कि हमारे संयोगिक विचारधारा को एक स्वरूप प्रदान करती हैं। अब बात आती है बच्चों की संयोगिक विचारधारा का उपयोग क्या है वास्तव में। तो इसका उपयोग है बच्चों की प्रबंध के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक भावी विकास के क्षेत्र में निश्चयात्मक रूप से संयोगिक विचारधारा का महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंध की अन्य सभी विचारधाराओं का समावेशन संयोगिक ढांचे के अंतर्गत किया जाता है। इस विचारधारा का उपयोग मोर्चाबंदी करने, प्रभावी संगठन की संरचना करने तथा सूचना पद्धति का नियोजन करने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से प्रबंधक ऐसी क्रियाओं को तैयार कर सकते हैं जो कि संबंधित परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। यह विचारधारा प्रबंधकों को कार्य करने एवं निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अच्छी बात यह है कि यह विचारधारा प्रबंधकों को परिस्थिति की जटिलताओं के बारे में सचेत करती है। यह परिस्थिति की अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं दुष्प्रभावों से संगठन की रक्षा भी करती है। बच्चों, इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि हमें इसका दोष जानना जरूरी है कि यह विचारधारा जो है थोड़ा सा भ्रम पैदा करती है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है कि सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह थोड़ा सा भ्रमित करता है। इसका कारण जो है प्रबंधक के समक्ष कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होते हैं, अपितु उसे हर बार वैकल्पिक उपाय खोजने पड़ते हैं, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह विचारधारा अपेक्षाकृत अधिक जटिल है और विचारधाराओं से थोड़ा सा जटिल है। प्रबंधक को अल्प अवधि में विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना पड़ता है। यह विचारधारा प्रबंधक को यह बताने में असमर्थ है कि कौन सी परिस्थिति उसके लिए उपयोगी है और कौन सा व्यर्थ। एक परिस्थिति विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है और अल्प अवधि में इन सब तत्वों का विश्लेषण करना अत्यंत कठिन है। धन्यवाद।